नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अफ्रीका की कुछ बातें रह गई थी वो पढ़ेंगे और उसके बाद में आप देख पा रहे हो यूरोप पढ़ेंगे। अब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, विकसित देश है और बहुत सारी विशेषताएं हैं और इनका विभाजन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे स्कैंडिनेविया है, ग्रेट ब्रिटेन है, सारे अलग अलग बाल्कन देश, बाल्टिक देश, बहुत सारे हैं। तो इनमें समझने में हमेशा विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से बाल्कन देश है, कौन से बाल्टिक देश है। कई बार प्रश्न बनते हैं इनमें से। मैं कोशिश करूंगा आज आपको हर चीज पर ले जाने की, हर पहलू पर। ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल कंफ्यूजन हटाने वाली क्लास रहेगी, जिसके अंदर वैसे बहुत मेहनत लगी है। इसके अंदर सारे नक्शों को शामिल किया गया है जिससे आप चीजें समझ सकते हो। तो ये पहले स्टार्ट में आपको बता दिया है कैसे क्या है और उसके बाद में अपन चलते हैं, सीधा शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर एक एक चीज आपको यूरोप से संबंधित पूरी अच्छी तरीके से बता दूंगा और इसके बाद में आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी, उनके लिए भी और जितके भी विश्व से संबंधित और महाद्वीप आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो ध्यान देना, एक नंबर से शुरू करना। वहां से शुरू करोगे तो क्रमबद्ध तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्लास के अंत में कुछ दिल की बात करेंगे। मन की बात तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन दिल की बात करेंगे। कुछ बातें हैं जो विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों को एक परिवार समझता हूं मैं, अपना परिवार, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ समझता हूं, इसलिए कुछ बातें करेंगे, लेकिन क्लास के अंत में, क्लास के बीच में अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं साथियों क्लास की तरफ। हो सकता है आज की क्लास आपको 10-15 मिनट लेट मिले, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास जो है बहुत, इसमें स्लाइड बनाने में बहुत सारा समय गया है। आपकी इस क्लास के लिए तो स्पेशल छुट्टी भी लेनी पड़ी, क्योंकि पिछली क्लास भी शॉर्ट हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट में आपके लिए कुछ हो। तो फिर जैसे संभव हो पाता है वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि विद्यार्थियों का कैसे भी करके हित हो, और ये होना चाहिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपन अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, चलिए अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करते हैं। कुछ तथ्य रह गए थे इसके अंदर। वैसे अफ्रीका महाद्वीप को अच्छी तरीके से समझ लिया था, लेकिन कुछ विशेषताएं रह गई थी, तो उन पर नजर डालते हुए फिर बढ़ते हैं अपन यूरोप की तरफ। ठीक है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता हो तो लोंग, ठीक है, लोंग क्या है? वैसे लोंग को मसालों का राजा भी कहा जाता है। मसालों का राजा, आपके राजस्थान वाली वन लाइनर के अंदर ये डाला भी है फैक्ट। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक लौंग जो है वो जंजीबार के अंदर, जंजीबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। और ये प्रश्न कई बार बना है साथियों, इसको हल्के मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लौंग का सबसे ज्यादा आप मानेंगे तो लगभग 90% यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, फिर एक क्षेत्र है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि अफ्रीका का पूर्वी भाग है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी तो समझते हैं ना। अफ्रीका का पूर्वी भाग है जिसमें इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती आदि देश आते हैं। अब इसमें है ना, आपको पहले वाली पीडीएफ में नक्शा बता रखा है, ठीक है, अफ्रीका का। उस नक्शे को वापस देखना और फिर आप समझ जाओगे क्यों यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि पिछले में सारा पूरा नक्शा बता दिया अफ्रीका का। ठीक है ना, तो उसमें नक्शे में देखते हुए ये देखना, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती वाला जो प्रदेश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। ठीक है, अब बोत्सवाना और ये वहां पे आपको बताया था कालाहारी मरुस्थल है। तो ये अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और शुतुरमुर्ग जो विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हो ऊंची चिड़िया है, जो उड़ती नहीं है, भागती है, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, ये सब विशेषताएं इसके अंडे की। ठीक है ना, ये सब विशेषताएं। तो शुतुरमुर्ग जो है वो यहाँ पे पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल के अंदर। ठीक है, कहां? अफ्रीका के अंदर। अब इसका एक मुख्य देश है दक्षिण अफ्रीका। ज्यादातर क्या होता है, अफ्रीका का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक अलग से देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, जिसकी स्थिति आपको बताई थी, वो प्रिटोरिया वगैरह वो सब बताई थी दक्षिण के अंदर। ठीक है, तो इसकी वैसे 3 राजधानियां हैं। देखो, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, राजधानी राजनीतिक राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लू फाउंटेन। ठीक है, तो ये 3 राजधानियां आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इतना डीप प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखने में कुछ नहीं जाता। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नगर जोहान्सबर्ग, कौन सा नगर है सबसे बड़ा? जोहान्सबर्ग। इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है क्योंकि सोने की खानें, सोने की खदानें हैं यहाँ, तो इसको स्वर्ण नगर के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किम्बरले में सबसे बड़ी हीरे की खान है और यहां से सबसे बड़ा हीरा भी निकला, जिसका नाम था कुलीनान। क्या नाम था? कुलीनान। एक्चुअली कुलीनान ने इसकी खोज की थी, तो फिर इस हीरे का नाम भी
कुलीनान रख दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। तो किम्बरले हीरे की खानों के लिए जाना जाता है और जोहान्सबर्ग सोने की खानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका से संबंधित ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। देखो अफ्रीका के मिस्र को, अब मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ये चीज बता दी थी। ठीक है, असवान बांध, नील नदी, ब्लू नील, व्हाइट नील, सारी चीज बता दी थी। ठीक है, अब अफ्रीका, मिस्र को अफ्रीका का अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि मिस्र अफ्रीका और एशिया के है तो अफ्रीका में, लेकिन एशिया के बहुत करीब है, तो इसे अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन किसे कहते हैं? जैसे ट्रेन के भी जंक्शन होते हैं ना, तो एक स्थान से बहुत सारी ट्रेनें निकलती है अलग अलग रास्तों के लिए, वो जंक्शन कहलाता है। तो ये भी आपके जंक्शन कहलाता है। अच्छा, नील नदी से संबंधित एक विद्यार्थी का प्रश्न आया था कि सर गंगा तो आती है ऊपर से और नीचे जाती है दक्षिण में, और ये ऐसे उल्टी कैसे दिख रही है? देखो उच्चावच के आधार पर भूगोल जो है उच्चावच पर आधार है। मतलब नदियों में राजस्थान की नदियां ही देख लो, सभी एक दिशा में थोड़ी जाएगी, सभी की ढलान अलग अलग है, तो ढलान धरातल के आधार पे होते हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है साथियों, ये आपको अपने स्तर पे देखना है। अब ऐसा नहीं है कि सभी सभी जो है नदियां एक ही दिशा में चलेगी, ऐसा किसने कह दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। सभी देखो प्राकृतिक भिन्नताएं कितनी देखने को मिलती है, तो ये सामान्य चीजें हैं जो अपने स्तर पे आप देख लिया करें। ये तो ठीक है, मेरे नजर में कमेंट आ गया था, बाकी बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो ऐसी चीजें फिर नहीं भी जवाब मिले फिर ये मत कहना कि जवाब नहीं मिला सर। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें थोड़ी सी आपको समझनी है। मिस्र का अल काहिरा जो नगर है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। मिस्र के अंदर ही अल काहिरा है, वो अफ्रीका का सबसे बड़ा है। अब जोहान्सबर्ग के बारे में मत कह देना, वो दक्षिण अफ्रीका है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये अंतर है। अब जैसे ये अल अजीजिया वाला फैक्ट, इसमें भी मैं बताता हूं आपको। अफ्रीका के लीबिया के अंदर, लीबिया में यानी कि सहारा मरुस्थल की बात हो रही है, लीबिया के अंदर विश्व का सबसे गर्म स्थान है जिसका नाम है अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया सबसे गर्म है, लगभग यहाँ पे जो है 58 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। अब एक विद्यार्थी का यहाँ पे भी सवाल आया था इससे संबंधित कि सर आपने एशिया पढ़ाया, तब तो बताया कि सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है पाकिस्तान का, और फिर अल अजीजिया बता दिया। देखो जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थान है, अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है जो अफ्रीका के अंदर है। यानी कि अफ्रीका का भी हुआ लेकिन विश्व का भी सबसे गर्म स्थान है। जैकोबाबाद उधर का है, ऐसे का ऐसे बर्फोयांस का बताया था। तो ये चीजें हैं साथियों थोड़ी सी, अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो विकेट उड़ जाएंगे। डंडिया मन ध्यान कौन है? ठीक है, देखो कांगो, अब कांगो रिवर भी है। ठीक है, कांगो को वनों का देश कहा जाता है। जायरे, यहाँ निग्रो जनजाति रहती है, जो स्पेशल फैक्ट है वही मैंने शामिल किया। गाना इसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, जिसे ताड़ तेल का देश भी कहते हैं। ताड़ के वृक्ष ज्यादा है, तेल प्राप्त किया जाता है, तो ताड़ तेल का वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ नाइजर नदी भी है, यहाँ नाइजीरिया के अंदर ही नाइजर नदी भी है। ठीक है, कुछ फैक्ट है जो सीधे याद करने हैं। अफ्रीका का नवीनतम देश दक्षिण सूडान है, जो 9 जुलाई 2011 को बना, और ये यूएनओ का 113वां सदस्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसे भूलना मत। कब है? जुलाई 2011। तारीख याद भी नहीं रहे अगर तो महीना याद रखना, जुलाई 2011 में नवीनतम देश, अफ्रीका का नवीनतम देश बना है, और ये यूएनओ का सदस्य भी है। तो ये कुछ फैक्ट थे साथियों जिसे अपन अफ्रीका महाद्वीप के साथ में पढ़ने थे। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ही सब बता दिए, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट है। और इसीलिए जैसे एक विद्यार्थी ने कहा, किसी ने पूछा होगा, कहीं मतलब देख लेता हूं मैं ऐसी चीजें, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर की जो ऑनलाइनर है वो तो क्लास पे आधारित है। भाई क्लास पे आधारित है, ये तो कवर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि गौरव सिंह गाणेराव की क्लासेस पर आधारित। ये तो जग जाहिर बात है कि बिल्कुल कम समझ में भी नहीं बताऊंगा, वो भी कहते कि हाँ तो क्लासेस मत आधारित। तो ऐसा है कि जैसे ये क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास में सारे फैक्ट मैं नहीं बताऊं, सारे फैक्ट बताऊंगा ना तो एक क्लास की 10 क्लासें हो जाएगी। तो वे सारे फैक्ट जो कुछ रह जाते हैं, और अपन चाहते भी हैं कि वो पीछे रहे भी नहीं, विद्यार्थियों तक पहुंचे, तो वही काम वन लाइनर के अंदर किया गया है। और आप क्लास देखोगे और उसके अंदर वन लाइनर में स्पेशली लिखा हुआ है कि इसके डिजिटल कंटेंट को पढ़ने के लिए गौरव ज्ञानधारा चैनल को सर्च करें। तो डिजिटल कंटेंट में पढ़ा रहा हूं, उसको समझा दिया है। उसके बाद में जो फैक्ट पीछे रह भी जाते हैं, काफी सारे फैक्ट है जो रह जाते हैं, मन में बहुत सारी चीजें चलती है, कभी बता नहीं पाते, कभी दिमाग से निकल जाता है, वे सारी चीजें वन लाइनर के अंदर आ गई। अब मैटर कम है ज्यादा है वो सब क्या है अंत में बात करेंगे क्लास के।
ठीक है। चलिए, ये अफ्रीका महाद्वीप आपके पूरा हो गया। और एक पक्की बात आपको बता दूं कि जो वन लाइनर राजस्थान की आपको इतनी पसंद आई है ना, विश्व और भारत की जो काम किया है वो और भी तबीयत की पसंद आने वाली है। ये बात आप गांठ बांध के रख लेना। कुका यूं ही करी बाकी और अपार है, देख लीजिए के पास धमाकू वैक नहीं वह, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन यूरोप महाद्वीप पर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि देखा जाए सभी छोटे महाद्वीपों की तरफ से शुरू करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। सबसे विकसित देश इसके अंदर है। यदि ये कहें कि यहाँ पे मतलब जेंटलमैन टाइप यानी सभ्य वगैरह ऐसे कह सकते हो, मतलब तकनीकी का इजाद सबसे पहले, विकास सबसे पहले, तो ये उनमें अग्रणी रहा है। क्योंकि देखो इसके यहाँ पे जैसे इंग्लैंड है, अपने ऊपर भारत पे भी राज किया था इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे, तो ये सब मतलब सब पे अधिकार करने वाला और इनकी सामर्थ्य अधिक था, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ की प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो भी इनके अनुकूल रहती है। एक तो क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, तो ये ठंडे प्रदेशों में, जब तो यहाँ दिमाग, गर्म प्रदेशों में देखना दिमाग कम काम करता है। ये मनोविज्ञान में जब मैंने क्लासेस ली थी रीट की तब बताया भी था, ठीक है ना, बुद्धि वाले में। तो यहाँ पे साथियों ये यूरोप है। वैसे अपन ने विश्व के महाद्वीप को देखा तब सारी चीजें देख ली थी। अब इसमें मतलब बहुत अलग अलग वर्गीकरण होता है, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला ये स्कैंडिनेविया के अंदर आ जाते हैं, ये आपके यूके में आ जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके ये बाल्कन देश आ जाते हैं, ऊपर बाल्टिक देश आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा इसका वर्गीकरण चलता है। यदि मुख्य चीजों पे अपन देखें, मुख्य देश ध्यान में रखें अपन, ठीक है, तो ये फ्रांस है, देखो सूरा और सुंदरियों का देश, ये जर्मनी है, पोलैंड है यहाँ पे, ये लिथुआनिया और ये बेलारूस, यूक्रेन वगैरह। यूक्रेन और रूस के बीच में आपको पता है अभी युद्ध चल रहा था। कीव बहुत सुनने में आया था इसकी राजधानी, ये देखो ये कीव है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं ताकि आपके पास में क्लियर नक्शा आए, ठीक। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये आपके फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह जो है मानव विकास सूचकांक के अंदर देखो अव्वल रहता है ये हमेशा। रसिया आ गया, जर्मनी, ये यूके आ गया, इधर स्पेन, ठीक है। और ये अल्जीरिया, मोरक्को वगैरह, ये जो है आपके ये वापस वो वाले आ गए, अफ्रीका वाले, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागर आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो बे ऑफ बिस्के की खाड़ी आ गई, बिस्के की खाड़ी यहाँ पे आ गई, ये बिस्के की खाड़ी, ठीक है। ऊपर आर्कटिक सागर है, उत्तरी सागर भी कह सकते हो, ब्रेंटन सागर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये है ब्रेंटस सी। ये अभी मैं इसमें आपको वर्गीकरण पर लेकर चल रहा हूं, पहले आप नक्शे को देख लेना। डेनमार्क दूध उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पे है, और ये लातविया वगैरह ये सब देश। अब इसको है ना जितना अच्छी तरीके से आप देखोगे बाद में व्यवस्थित, कम से कम ज्यादा ध्यान नहीं दो तो कम से कम देशों की स्थिति, लोकेशन पता होनी जरूरी है, ठीक है ना, कि कौन सा कहाँ है, फ्रांस किसके पास है, इंग्लैंड किसके पास है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी। जैसे ये लंदन आ गया, ठीक है, तो ये इंग्लैंड, ब्रिटिश देश वगैरह आ गया, आयरलैंड, और ये चलिए इनको वैसे अच्छी तरीके से बताएंगे। वैसे ये बाल्टिक सागर आ गया, और इसके पास वाले देश जो है ये, इसके पास वाले देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। चलिए इसको भी साफ कर देते, आ जाते हैं वापस अपन। वैसे इसको अभी इस नक्शे को बड़ा करके बताऊंगा मैं आपको, आगे बढ़ा है उसके अंदर और अच्छी तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना साथियों कि इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो विश्व का 6.5% है। ये है ना विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व का 6.5% है, जिसमें 13.4% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा देखना, अब यूरोप की स्थिति देखा जाए तो यूरोप जो है यहाँ पे इस तरफ एशिया है, देखो उस तरफ एशिया है इसके, ठीक है। तो यूरोप जो है एशिया से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? अब मैंने आपको बता दिया, जुड़ा हुआ कहूं या अलग हो रहा हूं, एक ही बात है, बीच में क्या है वह ध्यान रखना है। तो यूरोप एशिया से देखो यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, इन सब से जुड़ा हुआ रहता है एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है ना। काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सब इसको एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही आपको याद रखना है, बढ़िया तरीके से दिमाग में डायग्राम बैठ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो नीचे जो है अफ्रीका, अब ये यहाँ पे अफ्रीका दिख भी रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका जो है आपके जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर भी यही है, ठीक है, भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर से ये जुड़ा रहता है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया आपके भूमध्य
सागर यहाँ से। तो ये अफ्रीका और इसके जुड़ाव का ये हो गया। अब यदि यूरोप के पश्चिम में देखा जाए तो अटलांटिक सागर है। तो ये देख पा रहे हो आप, ये जो पूरा है ये अटलांटिक सागर है यूरोप के पश्चिम में। यूरोप के उत्तर में देखा जाए तो बैरन या बैरंट, ठीक है, बैरन या बैरंट सागर है, जिसे उत्तरी सागर भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपके उत्तरी सागर, ठीक है, और ये बैरन सागर, ठीक है, बैरंट या बैरंट कह सकते हो। तो ये उत्तरी सागर यानी यूरोप के उत्तर की स्थिति ये है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि यूरोप के आसपास इसकी स्थिति क्या है, फिर आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक साथियों, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं हो कि मेहनत माथे पड़ जाए, ठीक है, कई बार मेहनत भी करी और समझ में नहीं आया, मेहनत माथे पड़ जाए। बस इससे आज की क्लास जो है, आज की क्या, वैसे हर क्लास में आपके लिए मैंने एफर्ट देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आज की क्लास जो है वो और भी स्पेशल है, क्योंकि मैप का सहायता बहुत ली गई है और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और इससे अच्छा तरीका मैं जानता नहीं हूं। बस अपार कैपेसिटी खत्म है, इन धके दोरा है, ठीक है, आगे अपन की कौन आवे, जो आता है वो आज की क्लास में वैसे पता चल जाएगा। 121 क्लास आई है तो पता तो आपको चली गया है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए बड़ा नक्शा बताते हैं, यहाँ मजा आएगा ना। अब बड़े नक्शे पे आप अच्छी तरीके से देख पाते हो इसको, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया आपके अटलांटिक सागर, ठीक है, ये यहाँ पे पश्चिम में अटलांटिक सागर आ गया, ये उत्तरी सागर आ गया, ये यहाँ पे बैरंट सागर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये रसिया आ गया। रसिया जो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। अब यहाँ पे इस तरफ आपके क्या आ गया, एशिया आ गया, यहाँ पे एशिया आ गया। और यहाँ दक्षिण में ये क्या आ गए, अफ्रीका के देश आ गए। तो ये यहाँ पे अफ्रीका आ गए, ठीक है ना, अफ्रीका के देश आ गए। ये इटली, देखो इटली का वेनिस नगर आपको पता है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, वेनिस नगर आ गया। ये आपके सर्बिया वगैरह ये आपके आ जाएंगे बाल्कन देश के अंदर। ये पोलैंड है, जर्मनी है, ये बर्लिन देख लीजिए देश। मतलब अच्छी तरीके से वो नक्शा चूज किया है जिसको आप अच्छी तरीके से देख सको। और जैसे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ टेलीग्राम के अंदर, तो वहां पे भी इसकी क्लियरिटी और क्वालिटी सेम बनी रहती है। तो आप इसको जूम करके बहुत अच्छी तरीके से एक एक देश को देख सकते हो। अब देखो, विस्तृत कितना भी पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन जितना औसत पढ़ना है कि हाँ छोड़ना नहीं है बिल्कुल, वो चीज मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देता हूं। तो ये स्पेन वगैरह देख लीजिए, ये यहाँ पे स्पेन है, यहाँ इंग्लैंड आ गया आपके, ये स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह, ठीक है। तो ये चलिए अब अपन एक एक चीज को देखेंगे। वैसे ये उत्तरी सागर नॉर्थ से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्वेन सागर आ गया आपके। तो ये चीजें आप देख लेना और अच्छी तरीके से। हो सकता है मेरे से कुछ बताने में गलती रह गई हो, या बताना चाहता हूं और नहीं बता पाया हूं, तो भी आपके इसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इस नक्शे को आप अच्छी तरीके से अध्ययन इसका कर लेना। अब आ जाते हैं अपन इसके अलग अलग विभाजन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए साथियों, अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि सबसे छोटा वैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो वो आपके आ जाता है आपके यूरोप। अच्छा, एक चीज शायद यहाँ पे रह गई, उपनाम वाला, हाँ यहाँ पे उपनाम वाला ये रह गया था आपने। तो उपनाम जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है। क्योंकि देखो, पुनर्जागरण यदि देखा जाए तो यहां से शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति यदि देखी जाए तो यहां से शुरू हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी शुरुआत यहां से हुई है। तो आधुनिक अपने क्या कहते हैं, सभ्यता का केंद्र भी इसे ही कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप यानी कि एक तरफ तो देखो एशिया से जुड़ा हुआ है, बाकी इसके तीन तरफ समुद्र है, तो इसलिए ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। चलिए, नहीं तो ये चीज रह जाती है ना, तो ये चीज आ गई आपके। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बाद में ये सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। अब क्यों, नगर ज्यादा है, विकसित देश ज्यादा है तो नगर ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा विकसित देश है ना। अपना जैसे भारत है वो विकासशील देश है और ये विकसित देश है, यानी कि एक तरीके से पूरा विकसित हो चुका है ना। तो ये चीजें, विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप। अब विकसित महाद्वीप वही चीज है कि पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति वगैरह सब कुछ यहां से शुरू हुई। इनके बहुत सारे उपनिवेश रहे इन देशों के, है ना। तो इन देशों के उपनिवेश रहे, यानी कि ये पहले से अच्छी पोजीशन में थे। तो ये चीज है, इसलिए साथियों यहाँ ये विकास ज्यादा हुआ, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे, ये है बाल्टिक देश। अब इसमें क्या है, अलग अलग वर्गीकरण आता है और ये पूछा जाता है। अब यदि बाल्टिक देश में देखा जाए साथियों,
तो इसमें आपके वैसे 3 बड़े देश आ जाते हैं, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। ठीक है, अब ये आ गया, देखो ये एस्टोनिया, ये लातविया और ये लिथुआनिया। ठीक है, यहाँ पे ये बेलारूस, रसिया वगैरह, ये पोलैंड, इसके पड़ोसी देश भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये स्थिति जो है, ये पूरे के पूरे आपके क्या कहलाते हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं। अब बाल्टिक देश इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के पास है। ये देखो, ये है आपके बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सागर के पास होने के कारण ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। चलिए इस नक्शे पे एक बार फिर से आते हैं। अब देखो यही चीज यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, तो आपने देखा लिथुआनिया, यहाँ पे देखा अपन ने, देखो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है ना, और वही चीज यहाँ पे आप देखनी है अपन को। तो देखो इसका बेलारूस, पोलैंड वगैरह ये इसके पड़ोसी थे, और यहाँ पे ये आ गया, देखो एस्टोनिया, ये वाली जो चीज है। ठीक है, ये है आपके बाल्टिक देश। ये क्या है, ये क्या है, बाल्टिक देश है। और ये आ गया आपके बाल्टिक सी, यानी बाल्टिक सागर के पास वाले ये बाल्टिक देश है। अब यहाँ पे आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी कि बाल्टिक देश कौन से हैं और इसमें कौन से देश आते हैं, तो यहां से प्रश्न आने पर आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। अब यदि ज्योग्राफी की स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास होती तो और भी गहराई में आपको मैं ले जाता कि इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या था, ये सब गणराज्य थे कि क्या थे, कि सब बताता। लेकिन ये आपके फर्स्ट पेपर की क्लास है, तो फर्स्ट पेपर के स्तर से तो अपन अच्छा ही स्तर पे चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे चिंता, मन में शंका, चिंता वगैरह देखो रखनी हो तो बात अलग है, बाकी रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन ब्रिटिश द्वीप समूह पर। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह को समझना अच्छे तरीके से। यदि एक बार यहां समझ में आ गया, बाद में जिंदगी में थान कोई बुला नहीं सके। ठीक है, अब भूलना ही चाहो बात अलग है, बाकी समझाने का इससे बढ़िया आपको तरीका समझने का, समझाने का नहीं मिल सकता। ये नक्शा जो है वो परफेक्ट नक्शा है जो ऐड किया गया, इसको अभी बड़ा करके बता देंगे, चिंता मत करना। ठीक है, देन तो करनी नहीं, चिंता करनी नहीं। देखो ब्रिटिश द्वीप समूह जो है इसमें क्या आता है, ये ब्रिटिश द्वीप समूह है, इसके अंदर क्या आता है, ब्रिटिश द्वीप समूह यानी कि पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह आ गया। अब इसमें ग्रेट ब्रिटेन आ गया एक, तो ठीक है, एक आपके आयरलैंड द्वीप समूह आ गया। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप समूह दोनों मिले हुए हैं, तब आपके ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, वापस से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप समूह मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखो चलिए इस नक्शे पे नहीं, और आपको अगले नक्शे पर ले जाता हूं मैं, उसमें अच्छी तरीके, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। अब देखो अपन ने पढ़ा कि ग्रेट ब्रिटेन, वापस बताता हूं एक बार। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड द्वीप समूह। अब देखो ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड द्वीप समूह। अब यदि ये देखोगे आप, ये ग्रेट ब्रिटेन, ये जो पर्पल कलर की लाइन के अंदर है, ये पूरा पूरा ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, ये आपके जो है ये क्षेत्र आपका पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, और ये ग्रीन क्षेत्र वाला है ये आयरलैंड है, यानी ये दोनों मिला दिए तब आपके क्या आ गया, ब्रिटिश द्वीप समूह। यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, वो आपका क्या है, ब्रिटिश द्वीप समूह। यानी इस लाइन के अंदर जो है वो ब्रिटिश द्वीप समूह है, लेकिन अपन ने ग्रेट ब्रिटेन को और आयरलैंड को अलग अलग बांट रखा है समझने की दृष्टि से। तो अब पूछ ले कि ब्रिटिश द्वीप समूह क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपके आयरलैंड द्वीप समूह दोनों मिल जाते हैं तो आपके क्या होता है, ब्रिटिश द्वीप समूह होता है। क्लियर है? अब आगे देखो, अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है उसको समझते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है इसको समझते, चलिए पेन चेंज कर लेता हूं, आज थोड़ी क्लास ढंग से समझ में आ गई तो फिर 12-25 है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है वो देखो, ग्रेट ब्रिटेन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी वेल्स आयरलैंड कह सकते हो, आयरलैंड की तरफ है इसलिए वेल्स आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स आयरलैंड है। ठीक है, याद रखना स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कॉटलैंड कहाँ है, यदि देखोगे तो ये स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, और ये आ गई राजधानी लंदन, और ये वेल्स। ठीक है, अब आयरलैंड के पास वाला इसलिए वेल्स आयरलैंड कह देते हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। जब यहां पे 1 + 2 + 3 आ जाता है तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आ गई? ब्रिटेन ही इंग्लैंड है ये कहने वाले अब समझने के बाद बदल जाएंगे कि ब्रिटेन यार इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड अलग है। ठीक है ना, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी 1 + 2 + 3 मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं।
स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिल जाएंगे, तब आपके ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। और ये जो लाइन है पर्पल वाली, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपके ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आ गया, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड मिल गए, तब आपके क्या बन जाएगा, ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है। अगली चीज समझते हैं, देखिए मतलब एक बार समझना है सिर्फ। अब यूके क्या है, चलिए पेन चेंज करते हैं यहाँ पे और, ठीक है, कि लेवा जी के सही दिखी। यूके क्या है, यूके है ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। यदि सिर्फ पूरा आयरलैंड नहीं मिलाकर सिर्फ उत्तरी आयरलैंड मिलाया जाए तो आपके यूनाइटेड किंगडम बनेगा, ठीक है, तो यूके बनेगा। अब यूके क्या है ये देखो, ठीक है, यूके क्या है उसको समझते हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। अब देखो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये आ गया, इसके अंदर उत्तरी आयरलैंड, अब उत्तरी आयरलैंड ये क्षेत्र, ठीक है। तो यानी कि ये पर्पल ये ब्लू लाइन के अंदर जो दे रखा है, अब इसको अपन नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। तो यानी कि 1 + 2 + 3 ये तो दिया था, अब 1 प्लस ये फॉर्मूला है काम आने वाले हैं, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर आपके हो गया क्या, बराबर आपके हो गया यूके, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं, यानी 1 + 2 + 3 यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड मिल गया, तब बन गया आपके क्या, यूके। अब कहीं कोई समस्या है, नहीं होगी। इस नक्शे को और अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है, ये और अच्छी तरीके से काम आ जाएगा। और यहाँ पे चलो मैंने लिखा है, और ये नक्शा यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ताकि प्लेन नक्शा भी आपके पास में आ जाए। यहाँ मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, इसको जूम करके देखोगे तो पीडीएफ के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से एक बार समझ लेना कि ब्रिटिश द्वीप समूह यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रिटिश द्वीप समूह है वो आ रहा ही है इसके अंदर, ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप समूह, ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, नक्शे में पता चल जाएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूके क्या है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस उत्तरी आयरलैंड, सिर्फ इसको मिलाया जाएगा तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। दैट्स ऑल योर ऑनर। इनू ज्यादा न मेरे सामर्थ्य है और न मेरी समझ है, जितनी समझ है, जितो सामर्थ्य है, जितो एफर्ट है, सब कुछ बता दिया है। इन धके दोरा है, काली बीत है, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ पे आपको ले जाता हूं मैं, यही चीज इस नक्शे पे आपको वापस लेके आ जाता हूं। अब ये जो देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, ये देखो ये आ गया आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज देख पा रहे हो ये है ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है, ये यहाँ पे आता है ब्रिटिश द्वीप समूह। अब ये यहाँ पे आ गया आपके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ये सब, ठीक है, और ये आयरलैंड आ गया। अब ये उत्तरी आयरलैंड इसमें मिल जाएगा तो ये यूके बन जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और ये चीज, ठीक, यहाँ इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, ये वेल्स आ गया इधर वाला। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और अब भी हो जाए तो बजे मैं की कौन कर सकूं। चलिए ये समझ में आ गई ना चीज, और ये बिना डिजिटल बोर्ड के मैं इतना अच्छा आपको समझा नहीं पाता, और इसीलिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता महसूस होते ही लेना भी पड़ा था। तो यही कारण है, देखो अच्छे तरीके से आपके चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बाल्कन कंट्री क्या है, चलिए पेन दूसरी लेते हैं वापस। अब आ जाते हैं बाल्कन कंट्री, ठीक है। बाल्कन कंट्री के अंदर वैसे देखा जाए साथियों 11 देश है टोटल, कई जगह 10 बताते हैं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा तो 11 देश है। अब वो 11 देश कौन कौन से हैं, वैसे यहाँ पे बाल्कन पर्वत भी है एक, और इसी कारण बाल्कन कंट्री भी कहलाई है ये, तो ठीक है। तो ये बाल्कन कंट्री है। अब इसमें देखो कैसे कैसे, यहाँ पे देखो वैसे देखा जाए तो बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया व यूनान राज्यों के संयुक्त रूप को बाल्कन कंट्री कह दिया जाता है। लेकिन इसमें जो देश आते हैं वो पूरे पूरे ये देश है, वैसे इनके अलावा भी आप इसमें से देखकर लिख सकते हो, तो ठीक है। तो देखो इसमें रोमानिया एक तो ये आ गया, इसमें आपके मैं पेन दूसरी यूज करनी पड़ेगी, देखो रोमानिया, ठीक है, मालदोवा, ये आ गया आपके बुल्गारिया, ठीक है, अल्बानिया, मैकेडोनिया और कोसोवो, फिर आ गए आपके यहाँ पे ये आ जाएगा बोस्निया या हर्जेगोविना, ये भी कहते हैं इसको, दोनों नाम, सर्बिया आ गया। और यहाँ पे इनमें मतलब ये जो रंगीन दिख रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा ये आपके स्लोवेनिया, ये देश भी इसके अंदर शामिल है बाल्कन कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बाल्कन कंट्रीज कहलाती है।
तो ये स्पेशली अच्छी तरीके से याद रखना। इनमें से कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सी बाल्कन कंट्री नहीं है या कौन सी बाल्कन कंट्री है। तो यहाँ पे ये जो रंगीन देश दिख रहे हैं वो सारे के सारे हैं, और ये भी इसके अंदर आ जाता है, स्लोवेनिया भी। ठीक है, तो ये भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये बाल्कन कंट्रीज के अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है साथियों, ये बाल्कन कंट्री है। उसके बाद में देखते हैं अपन स्कैंडिनेवियन प्रदेश। स्कैंडिनेवियन के अंदर वैसे देखा जाए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क भी इसमें शामिल है। ठीक है, और डेनमार्क लिख देते, चलिए डेनमार्क भी आ जाता है। तो इन सबको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है वो आपके हो जाता है स्कैंडिनेवियन, यानी यूरोप के देखो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग देशों को मिलाकर ये स्कैंडिनेवियन बन जाता है। अब देखो इसमें से ये आ गया आपके स्वीडन। ठीक है, स्वीडन है, और नॉर्वे है, ये रहा नॉर्वे। ठीक है, इसके अलावा ये रहा आपके फिनलैंड। ठीक है, और ये रहा आपके डेनमार्क। तो ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे, स्कैंडिनेवियन कहलाएंगे। चलिए यहां पे वापस आपको स्कैंडिनेवियन वाला क्षेत्र और बाल्कन क्षेत्र आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो, ये डेनमार्क भी इसके अंदर अपन ले लेते हैं। ये क्षेत्र जो देख पा रहे हो, ये है आपके स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। ठीक है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन हो गया। और आपके जो अपन ने बाल्कन देश देखे हैं, वो बाल्कन देश में देखो ये यहाँ पे आ गए, ये रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, ये सर्बिया, अल्बानिया वगैरह, ये सब जो देखो ये यहाँ पे देश है, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र आपके आ जाता है बाल्कन देश के अंदर। अब बाल्कन और बाल्टिक में कंफ्यूज होता है, जैसे मेरे भी मुंह से अभी बाल्टिक निकल गया है ना। चलिए उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। सारे जहां जहां कंफ्यूजन है वो सारे दूर करने का प्रयास मैं मेरी तरफ से पूरा करूंगा। फिर सक्सेस हो प्रयास या नहीं हो, वो तो देखो आप कितना पढ़ते हो उसके ऊपर है। अब ये नक्शा जो है वो आपको बाल्कन और बाल्टिक के अंदर बिल्कुल साफ अंतर बता देगा। ऊपर वाले जो क्षेत्र आ रहे हैं, यानी कि ये आ गए आपके एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तो है आपके बाल्टिक, क्योंकि बाल्टिक सी है और बाल्टिक क्षेत्र है। और नीचे वाले जो ये वाले क्षेत्र है पूरे के पूरे, ये वाले क्षेत्र, ये आ गए आपके बाल्कन देशों के अंदर। ठीक है, बाल्कन, तो ये आ गए आपके बाल्कन देश, और ये आ गए आपके बाल्टिक देश। यदि दिशा के अनुसार भी पूछ ले तो ध्यान रखना, उत्तर में बाल्टिक है और नीचे दक्षिण में बाल्कन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं साथियों, ये लगभग मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से, क्यों क्षेत्र विभाजन पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये विभाजन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया, एक से दूसरी बार देख लेना भले क्लास। ठीक है, वो वहां पे बिल्कुल ही आपके समस्या नहीं होगी, लेकिन एक से दूसरी बार देखते ही ये चीज, क्यों कोई पहली बार पढ़ेगा तो उसको समस्या हो सकती है, तो एक से दूसरी बार देख लेना, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं, अब कुछ फैक्ट है जो वापस अफ्रीका में जैसे पढ़े वैसे यहां पे भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं सीधे सीधे तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं। देखो स्विट्जरलैंड घूमने जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, धरती का स्वर्ग भी कहते हैं इसको तो। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर जुर्रा पर्वत है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सुंदर जगह है। तो ये जो इसका पर्वत है ये भी सुंदर पर्वत कहलाता है कि ये सबसे सुंदर पर्वत है स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर। आल्प्स पर्वत श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैक है। अब माउंट ब्लैक है, काला पर्वत एक आपके पाकिस्तान में भी है। ठीक है ना, सॉल्ट रेंज है वहां पे। तो ये माउंट ब्लैक है और ये 4807 मीटर ऊंचा है, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, काकेशस पर्वत श्रेणी में माउंट एल्ब्रूस, और माउंट एल्ब्रूस विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखना है। 5633 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर देखो वोल्गा नदी। अब वोल्गा नदी को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी मास्को रूस की राजधानी मास्को से निकलकर कैस्पियन सागर के अंदर गिरती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है साथियों, स्पेशली याद रखना। हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, हर महाद्वीप की सबसे लंबी नदी,
ये चीजें याद होनी अपन को विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बहुत बनते हैं महाद्वीपों के अंदर, ठीक है। गहराई में तो फिर भी कम ले जाते हैं, लेकिन सीधे प्रश्न गलत होने पर हम सीधे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। डेन्यूब नदी 8 देशों में से निकलती है, और ये देखो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर के अंदर गिरती है, ठीक है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है, और इसकी विशेषता है कि ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, विश्व की पूरी, न सिर्फ यूरोप की बल्कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी। अब कोई नदी ज्यादा देशों में जाती है ना, तो उसे डेन्यूब कहा जाता है। जैसे मेकांग नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब भी कहा जाता है। तो जो ज्यादा देशों में से गुजरती है उसको डेन्यूब की उपाधि दे दी जाती है, जो व्यस्त है उसको राइन की उपाधि दे दी जाती है ना। ये चीजें। पो नदी, ये बहुत बार प्रश्न बनता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। वेनिस शहर जो है, जो सबसे सुंदर शहर माना जाता है, वेनिस शहर जो है वो इस पो नदी के ही किनारे है। और इंग्लैंड के अंदर जो लंदन है वो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। फिर देखो ये कील नहर पे प्रश्न बहुत बनता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। अब अपन ने नक्शा पूरा देख के आए हैं, तो यहाँ पे आपकी समस्या बिल्कुल ही नहीं होगी कि उत्तरी सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है। जब 4-5 साल पहले तैयारी करते थे तो इतने नक्शे अवेलेबल नहीं हो पाते थे, कोई टीचर समझा नहीं पाता था, तो फिर बस याद करते थे सिर्फ कि कील नहर कह दिया, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर याद करना है। अब क्या हो गया, समझ लिया आप, कहीं कोई समस्या होगी नहीं। आपने नक्शा पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, और इसके बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़ जाओ भैया, कम्युनिटी में आज सब कुछ प्रोसेस भी डाल रखे हो, और 46,000 मेंबर है वो जुड़ना। देखो और किसी ने ग्रुप बना रखे होंगे, वो उससे मतलब नहीं है। स्पेलिंग सही देखना, GOURAV गौरव ज्ञान धारा। और 46,000 से अधिक मेंबर है, 46,000 से अधिक मेंबर है, वो वाला समूह अपना है। आप लोगों की दया से आप अपने अच्छे सदस्य है उसके अंदर भी। और सूचना जो थी सबसे पहले वहीं दी जाती है। आज की क्लास की भी दी थी कि आज की क्लास धमाकेदार होगी, ये सूचना भी वहां दे दी गई थी, ठीक है। देखो विश्व में जौ का लगभग 50%, चुकंदर का और आलू का लगभग 75% उत्पादन यूरोप में होता है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फीफा आदि के मुख्यालय स्थित है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। विश्व का स्वर्ग कह तो एक ही बात है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। सूरा यानी दारू, ठीक है ना, और सुंदरियां तो पता ही है आपको, सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। शैंपेन सर्वाधिक यहाँ होती है, शैंपेन होती है ना, क्रिकेट में ट्रॉफियां वगैरह जीतते हैं ना, F1 फॉर्मूला 1 रेस वगैरह में जीतते हैं, तब शैंपेन खोलते हैं, ठीक है ना, वो हिलाकर ऐसे उछलती है बस, तो महंगी शराब, ठीक है। तो ये फ्रांस जो है सूरा और सुंदरियों का देश है। कोई सूरा उरा शौकीन में जा सके, ठीक है, बट मास्टर बन जा थोड़ा बेड़ा कर बट उड़ जाए सारा, ठीक है। फिनलैंड को 10,000 झीलों का देश कहा जाता है, इसकी विशेषता है। गल्फ स्ट्रीम वैसे गर्म धारा है, ये धाराओं के अंदर विशेष रूप से अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मैप पर लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। नॉर्वे को फ्रियोड तटों का देश और मध्य यात्री सूर्योदय का देश कहा जाता है। इटली जो है उसको यूरोप का भारत की संज्ञा दी जाती है। डेनमार्क विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, और सबसे बड़ा डेयरी उत्पाद केंद्र डेनमार्क है। डेनमार्क की वैसे देखो यदि देखा जाए तो किसके अधीन था, कैसे था, बहुत सारी स्टोरी बहुत है, लेकिन अपने यहाँ जो जरूरी है ना फर्स्ट पेपर के हिसाब से, वहीं पे मैं जोर दे रहा हूँ। नहीं तो ज्योग्राफी वाले तो मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे, स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्योंकि चीजें हैं ज्योग्राफी पढ़नी, मतलब आप एक अकेले डेनमार्क पे 6 महीने पढ़ा सकते हो। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, आपको पता है। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के कारण विश्व का अन्न का भंडार और रोटी की डलिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये है साथियों आपका यूरोप महाद्वीप। क्योंकि कल की क्लास शॉर्ट थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि आज की क्लास, तो इसलिए स्पेशली लीव लेनी पड़ी। और ये इसके स्लाइड बनाने में भी बहुत समय जाता है, क्योंकि नक्शे भी सीधे नहीं ले सकते, नक्शे भी लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसमें बिल्कुल व्यवस्थित जो परफेक्ट मैच होता है उसको लेना पड़ता है। तो इसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग होती है चीजें, है ना। तो साथियों मेरा जितना सामर्थ्य है वो ये है। अब क्योंकि ये दौर ऐसा होता है क्योंकि विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, देखो जहां विद्यार्थियों का, कहने वाले ने कहा भी है कि जब आपकी आलोचना होनी शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी गुरुजी ने कहा था, बढ़िया कहा था,
कल सुभाष जी की एक वीडियो देखा, सुभाष जी ने भी एक चीज बढ़िया की कि जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। होता है दुनिया में। देखो, पुस्तक लिखी किस लिए लिखी, कई जनों लगे गुरु दिन फायदो है। अब कौन सा लेखक ऐसा है जो पूरी मेहनत के साथ में पुस्तक भी लिखे और उसको फायदा भी नहीं हो? क्लियर सी बात है, क्लियर बात है कि फायदा तो होगा, लेकिन फायदा उसमें स्टूडेंट को कितना है ये चीज देखनी चाहिए। यदि 11-12 ऑथेंटिक पुस्तकें लेकर आप बैठ जाओ, आपके 2 साल निकल जाएंगे, आप ऐसा कंटेंट नहीं बना पाओगे जब तक आप उस पर भोग नहीं देते समय का, ठीक है ना। तो भोग देने के बाद में वो चीज निकल के सामने आती है। क्लास देता हूं मैं तो उसमें भी 4-5 घंटे लगते हैं, उसके बाद में आपके पास तो पका पकाया मैटर आता है, ठीक है ना। आपको कहीं मेहनत करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही, आपको तो सीधा यहाँ पे टाइम बच रहा है, पढ़ना है और इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है। तो मैं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का अहित कर रहा हूं। हाँ, हो रहा है तो किसी का भलाई हो रहा है। अब कोई खुद ही माते ले ले के मार नुकसान हो रही है, मैं क्या कर सकूं यार। मैं वह काम कर रहा हूं जो एक इंसान को करना चाहिए। अब वो भी नहीं कर रहा हूं कि कोई देवता वाला काम भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देवता वाला काम होगा भी नहीं, इतना अपना भी सामर्थ्य नहीं है। अब एक जन ने कह दिया कि सर आप यदि भलाई करना चाहते हो तो इस बुक की पीडीएफ क्यों नहीं दे देते। देखो साथियों, ये चीजें मतलब कुछ बिल्कुल ही पूरी तरीके से धारा के विरुद्ध नहीं चला जा सकता। प्रकाशक की भी कुछ शर्तें होती है। यदि मैं एक पीडीएफ दे दूंगा तो अगली कोई आपको मैटर दे नहीं पाऊंगा, वो फिर थोड़ी देंगे। तो ये चीजें जब आपको लंबा काम करना है, आपको अच्छी चीजें देनी है तो उस हिसाब से देनी पड़ती है। अब 250 रुपए रेट रखी है साथियों। यदि आप सारी पुस्तकें एनसीईआरटी आरबीएससी की भी लाओगे ना तो भी 250 से ऊपर चले जाएगा रेट। इसके अलावा ऑथेंटिक पुस्तकें जब लाओगे 2,500-3 हजार रुपए लगते हैं। उसको फिर पढ़ना, वापस सबसे बड़ी बात की टाइम कंज्यूम करना, वो कैसा है। फिर मैं तो 4-5 घंटे सोता हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम 2 घंटे ज्यादा सो पाओगे जो कंटेंट आपके पास में आ जाएगा उसके बाद। हालांकि इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है या फ्री में मैटर मिल जाता है तो उसकी कदर कम होती है। सीधी सी बात है ये कि ये अगर 4,000 कोर्स रखकर यही क्वालिटी यही क्लास दी होती ना, आराम से हंसते खेलते 4,000 छोड़ो 2,000 रेट रख के भी फर्स्ट पेपर करवा देता, हंसते खेलते 15-20 हजार स्टूडेंट को आराम से मैं पढ़ा सकता था। आप खुद हिसाब करके देख लेना। तो कमाने वाली जो बात है ना वो बीच में आती नहीं। अब किसी की सोच कैसी हो सकती है उसको तो नहीं बदल सकते, अपना जो कर्म है वो अपन कर सकते हैं। बाकी ये है कि वास्तव में अगर मेरा ही फायदा होता या मुझे मजे ही करने होते तो यहाँ क्लास नहीं लेकर और कहीं हिल स्टेशन पे मजे कर रहा होता, है ना। तो ये चीजें हैं। हालांकि विद्यार्थी बहुत समझते हैं, और विद्यार्थी जब वो कमेंट करते हैं ना सारे किसी कम्युनिटी पोस्ट पर या वीडियो पर, तो सभी लोग पढ़ते हैं उसको। सभी लोग स्पेशली कमेंट पढ़ते हैं कि इस पुस्तक में वास्तव में ऐसा है क्या जो 10 दिन के अंदर ये 20-25 हजार विद्यार्थियों की मतलब पास पहुंच गई और उनकी पसंद बनी है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है एक्चुअली। तो हर विद्यार्थी को तो मैं कह नहीं सकता कि मेरे फेवर में अच्छा कमेंट करना, जो तो दिल से जो चीजें निकलती है वही निकलती है। आज किन बरगला नहीं सका। तो जब चीज क्वालिटी निकल के सामने आएगी तो विद्यार्थी दिल से दुआ देगा ही देगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पुस्तक के लिए अगर काम कर रहा होता तो क्लासेस बंद कर देता ना। क्लास में इतनी मेहनत करता ही क्यों मैं, मुझे क्या आवश्यकता होती। तो ये चीजें हैं साथियों, और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इन चीजों से विचलित हो जाऊंगा या क्लासेस बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो अपनी क्लासेस बंद होगी, दिन ब दिन आप देख रहे हो गुणवत्ता बढ़ रही है। हर क्लास में हालांकि एफर्ट डाला है लेकिन दिन ब दिन गुणवत्ता बढ़ रही है। और पुस्तक के अंदर गुणवत्ता आप देख चुके हो। अब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए उसका तो क्या कह सकते हैं। अगर किसी को मौका नहीं मिलता तो कोई ये भी कह देता है कि यार तृतीय श्रेणी अध्यापक है, इन्होंने लिखी है, इसमें क्या होगा। अब इसके लिए पद होना आवश्यकता नहीं है, जुनून और जज्बा होना आवश्यक है, नॉलेज होना आवश्यक है, और विद्यार्थियों के अंदर मतलब क्या चाहिए वो चीज जानना आवश्यक है। अब कोई जानता ही नहीं कि गौरव सिंह खानेराव कौन है तो वो कुछ भी कह सकता है, ठीक है। अब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूं या 3rd ग्रेड हूं तो अभी तक 3rd ग्रेड क्यों हूं ये इस बात से विद्यार्थी अच्छी तरह वाकिफ है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति खुद की पदोन्नति के लिए ही प्रयास करे। सभी करते हैं, मैं भी कर लूंगा, कोई 9 की 13 होने वाली नहीं है। सब लोग प्रयास करते हैं। मैं आज 3rd ग्रेड हूं, मैं व्याख्याता बनने के लिए प्रयास करूंगा, मेरे लिए तो मैं कर सकता हूं और बन जाऊंगा। मैं जानता हूं कि यदि मैं 2 घंटे किताबें लेकर बैठ गया पूरी तरीके से मेरे लिए तो मैं 100% निकाल दूंगा। लेकिन उसमें फिर जो हजारों विद्यार्थी जो बेरोजगारी का ठप्पा लेकर घूम रहे हैं वो फिर उनके लिए वही बात हो जाएगी कि वो प्रयास करने वाला नहीं है। फिर वो की वो बात
तो मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे वैसे जो जिस नौकरी में अभी हूं वो भी किसी को जवाब देने के लिए ली थी और डंकी की चोट पर टॉप करके ली थी, और बस उसको जवाब मिल गया। और फिर मेरा जो काम है कि आप आए हैं इस फील्ड में तो कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रयास किया जाए। तो ये चीजें जो है ये विचलित नहीं कर सकती। यदि मैं इस पद पे हूं, मैं तो भले आज जीवन जिंदगी भर थर्ड ग्रेड रह जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं हजारों स्टूडेंट्स के सर पे से बेरोजगारी का ठप्पा मिटाऊंगा। इस बात को मैं लक्ष्य को लेकर चलता हूं और इस बात को मैं साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी अब मेरे साथ हैं और इनमें से सिलेक्शन जिस दिन सेकंड ग्रेड का और ये रिजल्ट आएगा उस दिन यहाँ लाइन लगेगी बताने के लिए कि ये सिलेक्शन भी अपनी क्लास, ये सिलेक्शन भी अपनी क्लास से, ये सिलेक्शन भी अपनी। तो ये चीजें ये तो उनको सबको पता चल गया है, इसलिए क्या करते हैं कि इनको डाइवर्ट नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत बातें ऐसे करी जाए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, न तो आपकी क्लासेस पे फर्क पड़ेगा, न आपके पास जो बुक आ रही है उस पर फर्क पड़ेगा, न टेस्ट सीरीज पर। अब टेस्ट सीरीज में भी ऐसा है कि लोग 400-500 रुपए जिस टेस्ट सीरीज के लेते थे उसके बाद भी गुणवत्ता उसमें नहीं दे सकते, तो वो मैंने 50 रुपए में दे दी, 50 रुपए में दे दी। अब वीक पॉइंट मिलेगा, वीक पॉइंट कहां मिलेगा, 50 रुपए में बोल नहीं है तो न तो ये कह सकते हैं कि इसमें आपका फायदा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का फायदा पहले है, सीधी सी बात है। और इसके बाद में गुणवत्ता सवाल पूरे अभ्यास में मिल रहे हैं, तो सारी चीज जब गुणवत्ता आपको व्यवस्थित रूप से मिलती है ना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी का जाने अनजाने में अहित हो जाता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं साथियों, आप भी प्रयास करें, आप भी स्टूडेंट के लिए प्रयास करें, आपको भी स्टूडेंट इतना ही मान सम्मान प्रेम से स्नेह सहयोग देंगे। तो ये है अपने अपने प्रयास है, अपने अपने सारी है। देखो जीरो से शुरू किया था मैंने भी, कोई चैनल मुझे बना बनाया विरासत में मिला नहीं था, जीरो से शुरू किया, निरंतर काम किया है, निरंतर क्वालिटी दी है, कंटेंट दिया है, तब जाकर विद्यार्थियों ने विश्वास जताया है। और विद्यार्थियों ने जो विश्वास जताया है उसके अनुरूप मुझे अब काम करना मेरी मतलब जिम्मेदारी बन गई है। मैं अब इसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता और मैं इसे करूंगा। और वन लाइनर की जहां तक बात है, आज दिन तक वन लाइनर के अंदर ऐसा मतलब वन लाइनर की बात कर रहा हूं स्पेशली, और कोई ग्रंथ से तुलना कर दे यार, ये कहां की तुलना हुई। तो वन लाइनर के अंदर यदि देखा जाए तो वन लाइनर के अंदर अभी तक इसका कंपैरिजन राजस्थान से संबंधित वन लाइनर में नहीं आया है, और आएगा तो स्वागत करेंगे, इसमें क्या है, विद्यार्थी हित में कोई भी पुस्तक आती है स्वागत करना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट और रीट की वन लाइनर भी बहुत जल्द आपके पास में, रीट के स्पेशल सिलेबस पर वन लाइनर भी बहुत जल्द आपके पास में आने वाली है, और सेकंड पार्ट भी शानदार तरीके से आने वाला है। आप सभी ने सहयोग बना के रखा है, स्नेह बना के रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज की क्लास थोड़ी लेट हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये चीजें ऐसे ही चलेगी, आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रयास करेंगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न डिगने वाले हैं और न डिगेंगे, चाहे षड्यंत्र क्या कुछ भी रचा जाए। अपने देखो सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में किसी कोचिंग के ऑफर नहीं, बहुत सारे कोचिंग के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर आए हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकम के ऑफर आए हुए हैं। तो यदि वहां से वो चीजें छोटी है तो कुछ तो फिर उनको लगेगा ही भाई, तो कैसे भी करके इसको डिमोटिवेट किया जाए, लेकिन नहीं होंगे, अपन ऐसे ही प्रयास करेंगे, ऐसे ही चलेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।